12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका की एंटीज माउंटेन रेंज में एक प्लेन क्रैश होता है, जिस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर थे और उनमें से कुछ रग्बी के प्लेयर्स भी शामिल थे। इस प्लेन क्रैश के बाद अथॉरिटीज की तरफ से कुछ दिनों तक उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, पर उस प्लेन के बारे में ना कुछ पता चला और ना ही उन लोगों के बारे में कुछ पता चला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब 72 डेज के बाद अथॉरिटीज को उस प्लेन की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ। आखिर किसने ये मैसेज भेजा और कैसे भेजा, तो आइए साथ मिलकर इसके बारे में जानते हैं। ये फ्लाइट 571 थी जो यूरुग्वाय से चिली देश के सेंटियागो की तरफ जा रही थी, लेकिन इस फ्लाइट के बीच में आ रही थी साउथ अमेरिका की एंटीज माउंटेन रेंज। ये दुनिया की सबसे बड़ी रेंज है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ भी यहीं पाए जाते हैं और यही पहाड़ इस प्लेन क्रैश की वजह बनने वाले थे। 12 अक्टूबर को उन पहाड़ियों में बहुत भयानक तूफान चल रहा था, जिसे देखकर पायलट्स ने ये डिसाइड किया कि आज के दिन प्लेन को कहीं लैंड करते हैं और अगले दिन फिर से टेक ऑफ करेंगे। जिसके बाद अर्जेंटीना की मेंटोजा सिटी में इस प्लेन को लैंड किया गया। फिर दूसरे दिन 13 अक्टूबर को करीब 2:18 पर प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है। प्लेन को टेक ऑफ करवाने के 1 घंटे के बाद करीब 3:21 पर अचानक प्लेन ऊपर नीचे होने लगता है। प्लेन के आगे बादल आ जाते हैं, जिस वजह से पायलट्स को कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगती हैं। जब बादल प्लेन के आगे से हटते हैं तो पायलट्स को सामने एक बहुत बड़ी चट्टान नजर आती है, जिसे इतना नजदीक देखकर पायलट्स इमीडिएटली प्लेन को ऊपर की तरफ करने लगते हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पर अफसोस प्लेन का पीछे वाला हिस्सा चट्टान में टकरा जाता है। जो प्लेन की 2 पीछे वाली रो थी वो हवा में ही उड़ जाती है। अब सिर्फ प्लेन का फ्रंट वाला हिस्सा बचा था, पर कुछ देर के बाद ये भी नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद प्लेन का एक लास्ट टकराव होता है। पायलट्स तो तभी मर जाते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि प्लेन में बैठे हुए 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा थे। इन सर्वाइवल्स में से एक फेरानिंडो पराडो नाम का आदमी कोमा में चला जाता है। अब दूसरी तरफ प्लेन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस इन लोगों को ढूंढने लगती है। 4 एयरप्लेन उनको ढूंढने लगते हैं। उनको सुबह से रात हो जाती है, पर उनको कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद 13 अक्टूबर की रात 5 सर्वाइवल्स और मर जाते। ये लोग ठंड से बचने के लिए प्लेन को एक शटर की तरह यूज करने लगते हैं। अगले दिन अर्जेंटीना, चिली और पोरुग्वाय के 11 हेलीकॉप्टर्स इनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। सर्वाइवल्स सूटकेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा रोस बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम को उनका पता चल सके। उस दिन उनको 3 हेलीकॉप्टर्स अपने ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं, चिल्लाते हैं, पर उन हेलीकॉप्टर्स वालों को इनका पता नहीं चलता। अगले दिन 15 अक्टूबर को वो सर्वाइवल्स रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी और खाना चाहिए, जिसमें एक सर्वाइवल फिल्टो स्ट्रोज वो मेटल की शीट का इस्तेमाल करता है, जिससे सूरज की रोशनी से बर्फ को मेल्ट करके उससे पानी बनाया जा सकता। अगले दिन 16 अक्टूबर को फेर्नांडो पराडो कोमा से जाग उठते हैं। फिर वक्त गुजरते गुजरते इस प्लेन क्रैश को 8 दिन हो जाते हैं। करीब 21 अक्टूबर को रेस्क्यू टीम भी अब इनको ढूंढना बंद कर देती है। उन्हें लगता है कि सब सर्वाइवल्स अब मर चुके हैं। कुछ दिनों के बाद सर्वाइवल्स को एक रेडियो मिलता है, जिसके बाद एक सर्वाइवल रॉय हार्ली, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स के एंथुसियास्ट थे, वो उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करता है और फाइनली ये रेडियो काम करने लगता है। ये सब रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिनों के बाद। इसमें उनको पता चलता है कि अब सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, जिसे सुनकर ये सब सर्वाइवल्स अपनी पूरी उम्मीद खो बैठते हैं। और इसके अलावा उनके पास इतना खाना
भी नहीं था जिससे वो जिंदा रह सके। इसमें पराडो ने तो एक मूंगफली को 3 दिनों तक चलाया था, लेकिन अब यहाँ खाना खत्म होने लगा था। अब इस सिचुएशन में उन लोगों ने एक ऐसी चीज की जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाओ। उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो लोग मर चुके हैं हमें उनको ही खाना चाहिए। पहले तो बहुत से लोगों ने मना कर दिया, पर जब 2-3 दिन और गुजरे तो भूख की वजह से उन लोगों ने लोगों को खाना शुरू कर दिया। 19 अक्टूबर को क्रैश के 16 दिन बाद आधी रात को उन्हें एक आवाज सुनाई दी। फिर पता चलता है कि एक एवलाज उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। ये एवलाज उस प्लेन को पूरी तरह से ढक देता है। इसमें 8 लोग और भी मारे जाते हैं। अब सिर्फ 19 लोग ही बचे थे। अगले 3 दिनों के बाद वो फिर से बाहर निकलते हैं जब मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ रुकने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें खुद एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जिसके बाद पराडो, विजेंटिन और कनेसा ये कहते हैं कि हमें गर्म कपड़े दिए जाएं और थोड़ा ज्यादा खाना दिया जाए ताकि हम बाहर जाकर मदद की तलाश कर सकें, क्योंकि ये पैदल जाकर मदद तलाश करेंगे। इसमें सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाजा लगाना, क्योंकि इस क्रैश से पहले उनके कोपायलट ने ये कहा था कि उनका प्लेन कोरेको शहर को पार कर चुका है। जिसके बाद उन लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि अगर हम वेस्ट साइड की तरफ जाएंगे तो हम जरूर चिली देश पहुंच जाएंगे, पर इनका अंदाजा बिल्कुल गलत था, क्योंकि इनकी क्रैश साइट 89 किलोमीटर दूर थी चिली देश के ईस्ट। फिर 15 नवंबर क्रैश के 33 दिन बाद ये निकलते हैं अपने सफर पर। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद उन्हें अपने प्लेन का एक टूटा हुआ पार्ट मिलता है। ये प्लेन का वो पार्ट था जो पहले ही टूट गया था। उसके अंदर उन्हें सूटकेस मिलते हैं, कुछ कपड़े और थोड़ी बहुत दवाइयाँ। इसके साथ ही उनको प्लेन का एक 2-वे रेडियो सिस्टम भी मिलता है। इस रेडियो में ना सिर्फ बाहर की बातें सुनी जा सकती थी और इसके अलावा इसके साथ वो बात भी कर सकते थे। ये एक रात यहीं बिताते हैं और दूसरे दिन ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इस रेडियो को चालू किया जाए। उन्हें वहाँ प्लेन की एक बैटरी मिलती है, पर वो बहुत ज्यादा भारी थी। बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे यहीं से चालू करते हैं, मगर इनका ये प्लेन भी काम नहीं करने वाला था, क्योंकि प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट एसी में काम करता था और इनके पास जो बैटरी थी वो 24 वोल्ट डीसी की थी। कुछ दिन तक वो इसे चालू करने की कोशिश करते हैं, पर बाद में वो ये रियलाइज करते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद 11 दिसंबर को क्रैश के 59 डेज बाद एक केवला जाता है और इसमें 3 और सर्वाइवल्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ 16 सर्वाइवल ही बचे थे, जिनको -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में सर्वाइव करने का तरीका चाहिए था। जिसके बाद सर्वाइवल्स में से एक लड़का था, कार्लोस मेजर रोड्रिगेज। इसे थोड़ा बहुत कपड़े सिलने आते थे। इसके अलावा वो अपने साथ नीडल और धागा भी लेकर आया था। जिसके बाद इसका कहना था अलग अलग कपड़ों को साथ में स्टिच करके हम एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बनाते हैं। अगले दिन 12 दिसंबर उनको पूरे 2 महीने हो चुके थे। दूसरी तरफ पराडो, कनेसा और विजेंटिन एक माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं, जिसमें उन्हें लग रहा था 2-3 दिन तक चलने के बाद वो चिली देश पहुंच जाएंगे। वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, पर जब वो पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो कितने गलत। उन्हें दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं। जिसके बाद विजेंटिन ये डिसाइड करता है कि वो क्रैश साइट पर वापस चला जाएगा ताकि उन्हें खाने की कमी ना हो। दूसरी तरफ उन्हें दिखता है दूर 2 पहाड़ों की चोटी है जिन पर बर्फ नहीं है। फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें उस तरफ ही जाना चाहिए। वो उस तरफ चलते जाते हैं और फाइनली उन्हें इंसानों की प्रेजेंस दिखाई देती है। उन्हें खेतों में गायें दिखाई देती हैं। उसके अलावा उन्हें नदी की
दूसरी तरफ 3 आदमी भी दिखाई देते हैं। पराडो चिल्लाने लगते हैं पर नदी की शोर की वजह से उन आदमियों तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। पर फॉर्चुनेटली एक आदमी उन दोनों को देख लेता है और उनकी तरफ देखकर चिल्लाता है टुमारो, यानी मैं कल दोबारा से आऊंगा। अगले दिन वो आदमी दोबारा से आता है और इस बार वो अपने साथ पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वो पेंसिल और पेपर को एक पत्थर से अटैच करता है और पराडो कनेसा की तरफ भेजता है, जिसके बाद पराडो उस पेपर पर स्पेनिश में कुछ ये लिखता है, मैं प्लेन से आया हूँ जो माउंटेन के बीच में गिर गया था और मैं यूरुग्वाई से हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन के क्रैश साइट पर मौजूद है। हमें जल्दी से मदद की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमें मदद कैसे मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमजोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं है। प्लीज हमें बचा लो और हम कहाँ पर हैं। जब ये सब वो उस नोट पर लिखता है तो दूसरी तरफ ये नोट पढ़ने वाला आदमी चिली देश का एक किसान था। वो इन्हें इशारे से बताता है कि मैं समझ चुका हूँ। तब सरुग्वाई ब्रेड का टुकड़ा फेंकता है नदी की दूसरी तरफ। फिर वो जाता है और ये सब कुछ वहाँ के आर्मी कमांडर को बताता है, जो आर्मी कमांडर सांटियागो में मौजूद आर्मी हेडक्वार्टर को इसकी इत्तला करता है। दूसरी तरफ वो 2 आदमी पराडो और कनेसा को घोड़े पर बिठाकर पास के शहर में ले जाते हैं। इसके बाद चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर्स भेजती है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, जिसके बाद आर्मी ऑफिसर पराडो और कनेसा की मदद लेते हैं दूसरे लोगों को ढूंढने के लिए और फाइनली उनकी मदद से आर्मी ऑफिसर्स को क्रैश साइट की लोकेशन पता चल जाती। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों बाद 2 हेलीकॉप्टर्स पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवल्स को लेने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।